हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग ये कोरोना के लॉकडाउन में? आशा करते होंगे कि बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। पिछले दिन हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कक्षा 10 की पहला चैप्टर देख रहा था, जिसमें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और उसी लेक्चर को आगे की हम शुरुआत करते हुए आगे उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वह क्या है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। अब बिना रासायनिक समीकरण को संतुलन के लिए हुए आप केमिस्ट्री में आप बढ़ ही नहीं सकते हो आगे कि कैसे हमको काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, जब तक आप समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण का जो संतुलन होता है वह किस पे काम करता है। रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनिवार्यता के नियम पर आधारित है। मतलब क्या कि जब कभी भी रासायनिक समीकरण को जब बैलेंस करते हैं तो किस नियम पे निर्भर रहता है? तो द्रव्यमान की अनिवार्यता पे नियम पे आधारित होता है, जिसके अनुसार मतलब समान रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। क्या होता है? न पदार्थ का निर्माण होता है, न ही नाश होता है। तो आप पूछोगे कि अब यार रिएक्शन कराने के बाद तो एक नया पदार्थ का होता है निर्माण। तो हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन जो मूल पदार्थ है उसी से बना हुआ होता है, इसलिए उसका डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब उसको टूटता नहीं है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलन करते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई सटीक मेथड तो नहीं है। फिलहाल कक्षा 10 के लिए, आगे की कक्षा में आप पढ़ोगे। हम यहाँ पे एक देखेंगे कि किस विधि के द्वारा हम इसको संतुलित करते हैं। तो हमारा पहला जो विधि होगा वह कौन सा विधि हम लगाएंगे? तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि। कौन सा? अनुमान द्वारा संतुलन विधि, मतलब बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या हुआ कि अनुमान से हम किसी समीकरण को हम बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर मान लो कि हम अगर हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। अब ये H2O जो है, ठीक है, तो अब बताओ, हमारा तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना ऑक्सीजन है भाई? 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? तो 1 ऑक्सीजन है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे थे हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो बताओ, इसको हमको 2 बनाना पड़ेगा और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, तब जाकर तो ये बैलेंस होगा। अगर मान लो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन। चलो, 2 हाइड्रोजन तो हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हाइड्रोजन हो जाता है? 4 हो जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम चेक करते हैं इसको कि इधर कितने हाइड्रोजन। तो देखो, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। देखो, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। चलिए और देखते हैं कि इसका और क्या क्या हो सकता है इसको बैलेंसिंग में। चलिए एक हम समीकरण ले लेते हैं। मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मैग्नीशियम को रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग? तो हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, अम्ल से करा रहे हैं। तो हमको बनता क्या है? MgCl2 और H2। अब हमको देखना है कि क्या यह समीकरण हमारा बैलेंस है। समीकरण हमारा बैलेंस है। अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम, यहाँ आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम, यहाँ तत्व देखो कौन कौन तत्व है। मैग्नीशियम शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, क्लोरीन शामिल है। अगर बाईं ओर की हम तत्वों की संख्या देखें तो मैग्नीशियम की संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1 है। क्लोरीन की संख्या कितना है? 1 है। जबकि यही चीज हम देखते हैं कि दाईं तरफ तो मैग्नीशियम की संख्या समान है, मतलब ये तो बैलेंस है, मतलब ये क्या है? संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। जबकि हाइड्रोजन की संख्या दाईं ओर कितना है? 2 है। तो यह क्या संतुलित है? नहीं है। क्लोरीन की संख्या दाईं ओर 2 है, क्या यह संतुलित है? नहीं। मतलब यह दोनों को हमको संतुलित करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको दोगुना कर दे और इसको दोगुना कर दे तो हमको संतुलित हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको संतुलित करते हैं। चलिए इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने से पहले हमको इसमें इस इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि हमारा सबसे बड़ी सूत्र कौन है। तो सबसे बड़ी सूत्र क्या है? MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोरीन का जो दिया हुआ मैग्नीशियम का, इसको हमको क्या करना है? संतुलित करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि MgCl2 है। तो अगर यहाँ देखो क्लोरीन कितने हैं? 1 है।
यहाँ क्लोरीन कितने हैं, एक है, जबकि यहाँ क्लोरीन कितने हैं, दो क्लोरीन है। अगर मान लो कि अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो जरा हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, जबकि मैग्नीशियम हमारा क्या है, पहले से ही संतुलित है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको मल्टीप्लाई किस में करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा किस में, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, और हाइड्रोजन क्लोरीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो आशा करते हैं कि बच्चे आपको यह समझ में आया होगा। अब कमेंट करके बताना कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इस पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आ सकता है अच्छे से, ठीक है। अब चलिए हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कि आयरन है, और आयरन का रिएक्शन किससे हो रहा है, तो वाटर से हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि Fe3O4 बना रहा है, ठीक है, और प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा है, H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो हमने आपको दोस्तों क्या बोला था कि सबसे पहले बड़ा वाला फार्मूला देखो, क्या करो, सबसे बड़ी फार्मूला को सबसे पहले देखो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आयरन का कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब देखो, अगर इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि आयरन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो इसके बराबर होगा 3, तब तो इसके बराबर होगा। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इधर मत कर देना, इसको हमको प्रोडक्ट में करना है, मतलब गुणनखंड गुना में करना है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो देख रहे हो कि कितना आयरन हो गया, 3 आयरन हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि कितने आयरन हो गया, 3 आयरन हो गया। अच्छा जरा यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देख रहे हो कि कितने ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इधर देख रहे हैं कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, जबकि हमारा इधर कितना ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देख रहे हो कि 4 ऑक्सीजन मतलब हमारा आयरन हो गया संतुलित, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। अब हमारा बच गया कौन, हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन मेरा संतुलित है, नहीं है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो 4 2 जा 8, मतलब 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा यह क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब CaOH होल ट्वाइस, और इसके रिएक्शन कराने के बाद में हमारा क्या बना, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, और क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एल्युमिनियम कितना है, 1 है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब हाइड्रो ऑक्साइड कितने मल्टीप्लाई है, 2 से, यहाँ कितना है, 3 से। अब चलिए इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए देखते हैं इसको बैलेंस करके। चलिए इसमें देखते हैं कि बाईं ओर की तत्व हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, सबसे पहला मेरा तत्व क्या है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, और क्या है, OH है। और देखते हैं कि बाईं तरफ की तत्वों की संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ भी कितने हैं, 1 है। तो मतलब ये तो बैलेंस है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या क्लोरीन 3 है और यहाँ कितने हैं, 2 है, क्या ये बैलेंस है, नहीं है। कैल्शियम 1 और यहाँ भी 1 है, तो बैलेंस है। OH यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हैं, 3 है। हम इसको बैलेंस हमको करना है। तो आप देखो कि सबसे पहले हमारा एल्युमिनियम तो बैलेंस है। तो हम आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे बड़े फार्मूला को देखो, क्या करो, सबसे बड़े फार्मूला को देखो। तो OH कितने हैं, 3 है, OH कितने हैं, 3 है। तो बताओ यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा OH3 बन जाए, ठीक है। OH माफ कीजिएगा, ऐसे होगा, OH2 होगा, ठीक है, OH2, ठीक है। तो हमको OH क्या बनाना है, 3 बनाना है, क्या बनाना है, OH3। अब चूंकि हमको बराबर करना है, अब यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो उपाय नहीं लग रहा है। तो अगर मान लो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितने से कर दे, 3 से कर देते हैं। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको दोस्तों, 2 से करना पड़ेगा। क्यों 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो 3 दूना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और यहाँ भी 3 दूना कितना होता है, 6। मतलब हमारा OH क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम, ये तो OH3 मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ अब एल्युमिनियम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, एल्युमिनियम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो हमको एल्युमिनियम को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो कि एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम हो गया। OH आप यहाँ देख रहे हो 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 दूना 6 हमारा हो चुका है। अब बचा रहा हमारा क्या? कैल्शियम और क्लोरीन को। आप देख रहे हो कि यहाँ कितने कैल्शियम हो गए? तो 3 कैल्शियम हो गए। क्या यहाँ 3 कैल्शियम है? नहीं है। तो कैल्शियम को हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, 3 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, 3 कैल्शियम हो जाएगा, और 3 दूना 6 क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ भी 3 दूना 6 क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 कैल्शियम हो गया, 3 कैल्शियम हो गया, और 3 दूना 6 क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। यहाँ भी देख रहे हो 3 दूना 6 क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। अब हम देखते हैं कि तत्वों की बाईं ओर की संख्या क्या बराबर हुई या नहीं हुई। तो अब देखते हो 2 एल्युमिनियम यहाँ भी है, 2 एल्युमिनियम यहाँ भी है, ठीक है। 3 दूना 6 क्लोरीन यहाँ भी है, 3 दूना 6 क्लोरीन यहाँ भी है। 3 कैल्शियम यहाँ भी है, 3 कैल्शियम यहाँ भी है। OH 6 OH है यहाँ भी, 3 2 जा 6, मतलब 3 दूना 6 OH है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या कि अब डिफरेंट टाइप का हमारा जो आगे पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आपको केमिस्ट्री में अलग अलग प्रकार के आपको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या? केमिकल रिएक्शन। दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मतलब CBSE बोर्ड से हैं, तो ऑलरेडी इस चैप्टर का इंग्लिश मीडियम में लेक्चर डाला जा चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बनाया गया है अनुभवी शिक्षकों द्वारा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य है वह जो NCERT बेस्ड है, उसमें हमको टोटल कितने रिएक्शन पढ़ने हैं हमको? तो उसमें 5 रिएक्शन पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। पहला हमको क्या पढ़ना है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है हमको? वियोजन। क्या पढ़ना है? वियोजन या अपघटन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन। चौथा क्या पढ़ना है? द्विविस्थापन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा क्या पढ़ना है? उपचयन एवं अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब दोनों हो। अगर दोनों जो इस रिएक्शन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स बोलते हैं। अब चलिए एकाएक ही करके देखते हैं कि यह रिएक्शन सब क्या होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सबसे पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन और रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमको जानना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सिंपल होता है कि अगर मान लो कि 2 चीज़ मिलाओ, ठीक है, 2 चीज़ को मिला के कोई एक प्रोडक्ट अगर हमको बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप ऐसा सोच सकते हो कि दूध है, ठीक है, और दूध में उसको जमाने के लिए दही का एक थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलाते हैं, उसके बाद में क्या निर्माण हो जाता है? कि दही हो जाता है। मतलब हम 2 चीज़ मिलाए और बना एक दही मेरा बना। तो इसका हम क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब 2 या 2 से अधिक, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 पदार्थ क्या हो सकता है? केमिकली रिएक्ट कर जाए। क्या करे? केमिकली रिएक्ट कर जाए, मतलब संयोग करने के बाद में जो भी उत्पाद बनता है, क्या करता है? जो भी उत्पाद बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन, मतलब कोयला। कोयला को हम लोग जलाते हैं, किसके प्रेजेंस में? अब देखो जलने के लिए हमको ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं। तो हमारा क्या फॉर्म करेगा? जलने के बाद में हमको क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। वह क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या यह बैलेंस है? तो हाँ बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि कार्बन का 1 है और यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखने से पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका? तो संयोजन अभिक्रिया का। जैसे हमने यहाँ लेते हैं मैग्नीशियम। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम को जब हम खुली हवा में रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं, तो क्या होता है? आसानी से उसमें आग पकड़ लेता है और वहाँ से क्या होता है? बहुत सारे ऊर्जा निकलता है, और ठीक है, क्या फॉर्म करता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी हमारा उदाहरण किसका हो जाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया का हो जाएगा। चलिए अब दूसरा लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करते हैं हम? जब पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा वहां से? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा। क्या होगा?
बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और क्या होगा, ऊष्मा हमको मिलेगा। अच्छा, आप देखते हो कि बहुत सारे घरों में क्या होता है कि पुचाड़ा करने के लिए, मतलब उसमें उजाला देने के लिए दीवारों पे पॉलिश के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूने से उसको क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। ठीक है, तो एक नोट जान लो कि बुझे हुए चूनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दीवारों पे सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, बुझे हुए चूनों का प्रयोग दीवारों के लिए सफेदी करने के लिए काम किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसके साथ और क्या होता है। तो और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं, तो इसको अभिक्रिया कराने के बाद, ठीक है, हमको क्या प्राप्त होता है, संगमरमर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो यही क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना है। अब बुझा हुआ चूना को अभिक्रिया किससे कराना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनाएगा, हमको क्या मिलेगा, संगमरमर मिलेगा। क्या बनेगा, संगमरमर मिलेगा। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये आप कैल्शियम कार्बोनेट का आप सूत्र याद रखेंगे। और साथ में हमको क्या फॉर्म होगा, तो हाइड्रोजन सॉरी वाटर फॉर्म होगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो हमको क्या बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ था। क्या हुआ, बुझा हुआ प्राप्त हुआ था। अच्छा देखो, एक चीज़ और जान लो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से हमको क्या निकला था, उष्मा निकला था। क्या निकला था, उष्मा निकला था। तो एक चीज़ और जान लो कि क्या होता है उष्मा के बारे में। ठीक है, तो जिन अभिक्रिया से, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ, मतलब उत्पाद हमको क्या नहीं मिला है, बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा है। तो उत्पाद के साथ साथ क्या मिलता हो, उष्मा मिलता हो। क्या मिलता हो, उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती हो। ठीक है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी। हमने लेक्चर 1 में भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि उष्मा क्षेपी क्या होता है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिससे आप सिंपल जानो ना कि कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कराया उससे क्या निकले हमको, तापमान हो, मतलब क्या, उष्मा निकले। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, तो भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पाचन होता है, ये सब भी क्या है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसका हिंदी देखते हैं क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों हमने टर्मोलॉजी को इंग्लिश में लिख लिया। ऐसे आपको इंग्लिश का आपको फुल लेक्चर आपको मिल जाएगा इंग्लिश में, ऑलरेडी इस पे डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हो। मतलब आप पहले वाले वियोजन में क्या होता था कि दो को मिलाओ, दो को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता था, एक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि एक किसी भी यौगिक को ले लो या किसी भी पदार्थ को ले लो और उसको जब अभिक्रिया कराने के बाद में आपको दो या दो से अधिक क्या मिलता हो, ठीक है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता हो, सरल यौगिक हमको मिलता है, दो से दो अधिक पदार्थ मिलता हो, तो उससे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब चूना पत्थर को। ठीक है, चूना पत्थर को, तो चूना पत्थर को हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज जो है क्या है, गर्म करने का सिंबल होता है, तो हम यहाँ लिख दिए हैं और ये चीज़ को भी आप देख लो। तो चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं तो हमारा दो पदार्थ हमको प्राप्त होता है। एक क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो कि एक पदार्थ से हमारा कितना मिला, दो मिला। मतलब एक यौगिक से दो सिंपल यौगिक में हमको टूट गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि अगर यह जो देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसको कली चूना कहा जाता है। चलिए डिकम्पोजिशन का मतलब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या करते हैं, यहाँ गर्म करते हैं, मतलब गर्म करने का हमने सिंबल
त्रिभुज का दिया है, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये भी एक क्या है, सिंपल सब्सटेंस से क्या हुआ, दो हमको सब्सटेंस टूट के मिल रहा है, ठीक है, दो पदार्थ मिल रहा है, सिंपल यौगिक से दो सिंपल यौगिक मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन। अरे समझ में आ रहा है, बोलो, कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हमको देखना है अगला। अगला क्या है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन। अच्छा, इसको विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग किसी किसी बुक में आप देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो दोनों एक ही हैं। एकल विस्थापन या विस्थापन बोल लो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो विस्थापन का अंग्रेजी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो वो अभिक्रिया मतलब ये तो अभिक्रिया हो रहा है जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सिंपल डेली लाइफ में आप समझो, ठीक है, कि अगर मान लो कि हम कहीं मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए, दो दोस्त पहले से मौजूद था और हम गए, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमसे अगर गहरी दोस्ती है तो हमारे साथ वो चला है, तो हमारे साथ ही चला है, मतलब पहले से तो दो था ही और हमारे साथ वो चला है, तो मतलब क्या हो गया, उससे वो दोस्त हमारे साथ आ गया, तो मतलब विस्थापित कर लिया, हमारे साथ आने के बाद क्या हुआ, विस्थापित हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो देखो यहाँ जिंक है। अब जिंक को हम अभिक्रिया क्या किससे करा रहे हैं, तो CuSO4 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, CuSO4 से। अब देखो एक दोस्त ये है, दो दोस्त यहाँ है, ये गया मार्केट में, ठीक है। मार्केट में जाने के बाद SO4 इसके साथ हो जाता है, SO4 इसके साथ हो जाता है और Cu क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे तो आया नहीं होगा, अगर मान लो मार्केट में आप जा रहे हो तो आपके दोस्त कैसे आ सकता है, दो ही तरीका हो, या तो आप बहुत पैसे वाले हो, नहीं तो आप पावर वाले हो। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी क्या होता है, पावर वाले हैं। तो कैसे पावर पता चलेगा, तो इस पावर को हम चलिए देखते हैं कि कैसे पावर पता चलता है, ठीक है। चूंकि यहाँ देख रहे हैं क्या कि जिंक कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या होता है, SO4 जिंक के साथ क्या होता है, जाके चिपक गया और कॉपर क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब चूंकि क्रियाशील अधिक है, अब थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि क्रियाशीलता सीरीज किसका किसका है, किसके किसके साथ हो सकता है। तो हम क्रियाशीलता श्रृंखला देख लेते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता श्रृंखला में क्या है, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप देख रहे हो कि पोटेशियम है, पहला क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। देखो अभी तक मैंने हिंदी भी लिख दिया है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर और लास्ट में आपका क्या होता है, गोल्ड है, ठीक है। अब देख रहे हो कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे अधिक गुस्सैल है, इसको जब बहुत गुस्सा आता है मतलब तुरंत रिएक्ट कर लेता है किसी के साथ, तो ये क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम है। तो मतलब आप यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सबसे कम ये गोल्ड, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, या आप ऐसे समझ सकते हो कि पोटेशियम से कम रिएक्टिव कौन है, मतलब क्रियाशीलता किसका है कम, तो सोडियम का है। उससे भी कम किसका है, तो कैल्शियम का है। उससे भी कम किसका है, तो मैग्नीशियम का है। चलिए इसको हम सिंबल के तौर पर भी दे दिए, क्योंकि आप जब रिएक्शन लिखोगे तो सिंबल होगा। तो पोटेशियम के लिए सिंबल क्या होता है, प्रतीक के होता है। सोडियम के लिए क्या होता है, Na होता है। कैल्शियम के लिए Ca होता है। मैग्नीशियम के लिए Mg होता है। एल्युमिनियम के लिए Al होता है। कार्बन के लिए क्या होता है, C होता है। जिंक के लिए क्या होता है, Zn। आयरन के लिए Fe होता है और टीन के लिए क्या होता है, Sn होता है, ठीक है। और लेड के लिए Pb होता है, कॉपर के लिए CuO। इसी तरह से अब इसका हम क्या लिख दिए हैं, परमाणु संख्या लिख दिए। तो आप ये परमाणु संख्या को भी याद रखेंगे। ऐसे तो आप 30 तक आशा करता हूँ कि आप याद कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। इस रिएक्टिविटी सीरीज से आपको, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही बहुत सारे वेरियस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कहेंगे सबसे अधिक क्रियाशील तत्व इसमें कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, पोटेशियम है। अगर मान लो कि ऑप्शन में पोटेशियम नहीं दिया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दे दिया, तब क्या लगाओगे, सोडियम लगाओगे। तो ध्यान देना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम ध्यान रखना है इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अब जो बच गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में जो इसके आगे जो बच गया हुआ है उस टॉपिक को हम पूरा कवर कर देंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों को बताएं, क्योंकि आप दोस्तों को जब बताइएगा तो हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी और भी अच्छे अच्छे तरह से आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।